मैं रंजीत आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जजमेंट राइटिंग के बारे में और आज का यह वीडियो जजमेंट राइटिंग को लेकर के कि निर्णय लेखन किस प्रकार से करें और निर्णय लेखन है क्या, मतलब उस संदर्भ में एक संक्षिप्त परिचय और उसके बाद निर्णय लेखन के लिए क्या क्या मौलिक आवश्यकताएं हैं उस संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों के द्वारा विगत कुछ समय से बार बार पूछा जाता रहा है कि यूपी और एमपी में जुडिशियरी में मेंस पेपर में जजमेंट राइटिंग पूछा जाता है, निर्णय लेखन पूछा जाता है। तो हम जजमेंट राइटिंग कैसे करें, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में थ्योरेटिकल क्वेश्चन का तो आप लोग दे देते हो आसानी से जवाब, कई बार प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी आप आंसर दे देते हैं। लेकिन जजमेंट राइटिंग के बारे में कई दुविधा आप सबके मन में रहता है, तो उसी दुविधा को आज के इस वीडियो में हम दूर करेंगे और बताएंगे कि एक्चुअल में जजमेंट राइटिंग में आपको करना क्या है। तो कुछ समय के लिए आप लोग बने रहें और आइए जानते हैं जजमेंट राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहले निर्णय लेखन स्टार्ट करने से पहले चूंकि हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि जजमेंट क्या है, निर्णय क्या है, और एक बार जब आप निर्णय को समझ लोगे उसके बाद हम बात करेंगे निर्णय के कंटेंट्स पर। अभी मैं उसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, उसके फॉर्मेट और कुछ क्वेश्चंस आप सबके सामने फ्रेम करके अलग से जजमेंट राइटिंग की नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ हम जानेंगे कि एक्चुअल में जो जजमेंट राइटिंग है उससे पहले कि जजमेंट है क्या। तो जहाँ अगर आप निर्णय की बात करें तो निर्णय को सीपीसी की धारा सेक्शन 2 क्लॉज 9 जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर निर्णय शब्द को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, और वहाँ कहता है कि निर्णय डिक्री या आदेश के आधारों का कथन है। अब ध्यान देना, समझना कि एक्चुअल में क्यों कहा जाता है कि जजमेंट राइटिंग एक आर्ट है, निर्णय लेखन एक कला है। इस कला को अगर आप जान गए तो आपके लिए काफी अच्छी चीजें होंगी मेंस आंसर राइटिंग में। इसके अलावा अगर आप जज बन जाते हो तो वहां भी ये चीजें आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप निर्णय के बारे में बात करें तो निर्णय एक्चुअल में क्या है, डिक्री या आदेश के आधारों का कथन। अब वर्ड्स पे अगर ध्यान दोगे तो वहां जो डिफाइन किया सेक्शन 2 क्लॉज 9 में कि डिक्री या आदेश के आधारों का कथन, तो एक्चुअल में निर्णय में होता क्या है, उन आधारों का कथन किया जाता है जो किसी डिक्री में है या जो किसी आदेश में है। तो जिस आधार पर कोई सिविल न्यायालय अपना डिक्री दे या जिस आधार पर कोई सिविल न्यायालय अपना आदेश दे, तो उसी आधारों का कथन आप अपने निर्णय में करते हैं। दूसरी चीज, जब आप ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 2 पढ़ोगे तो वहां पर निर्णय के कंटेंट्स के बारे में दिया गया है कि निर्णय में आपको किन किन चीजों को लिखना है या निर्णय के कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए। अब इस संदर्भ में अगर बात किया जाए ना, तो निर्णय का जो मेन पार्ट आप देखोगे, तो अभी मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा कि न्यायालय का नाम, वादी का नाम पूरा पता, प्रतिवादी का नाम पूरा पता, मतलब स्टार्टिंग वहां से होता है, लेकिन मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा। एक्चुअल में जो जजमेंट का कंटेंट है उस संदर्भ में मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। तो जब ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 2 आप पढ़ोगे तो वहां पर निर्णय के कंटेंट्स को लेकर के बताया गया। वहां कहता है कि सबसे पहले आप मामले का संक्षिप्त कथन करें, दैट इज द पॉइंट, मामले का संक्षिप्त कथन। अब कई बार जब आप लोगों की कॉपी को मैं देखता हूं ना और जजमेंट राइटिंग की कॉपी को देखता हूं, तो आप लोग करते क्या हो कि अगर कोई क्वेश्चंस आया तो आप उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसी क्वेश्चन को आप अपने जजमेंट राइटिंग में लिख देते हो और फिर अपना आंसर बता देते हो। तो एक्चुअल में जजमेंट राइटिंग में ये सब चीजें नहीं करनी, बड़ा क्लियर है मामले का संक्षिप्त कथन। और जब आप मामले शब्द यूज करते हो तो इसका मतलब है कि कोई भी मामला, अगर सिविल मामले को ही देखें तो दो पक्षकार होता है, एक होता है वादी और दूसरा होता है प्रतिवादी। वादी जो न्यायालय में अपनी बात को रखता है वह
वादपत्र के माध्यम से रखता है और प्रतिवादी जो अपनी बात न्यायालय में रखता है वह रिटन स्टेटमेंट के माध्यम से रखता है। तो जब मामले का संक्षिप्त कथन का मतलब यह है कि वादी ने वादपत्र में जिन जिन बातों का दावा किया और उस संदर्भ में प्रतिवादी ने रिटन स्टेटमेंट में वादी के वादपत्र का जो जो जवाब दिया, तो उनके बारे में संक्षिप्त कथन करना है। जजमेंट राइटिंग में जो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो कि वादी ने वादपत्र में जो दावा किया उसको आप एज इट इज लिख देते हैं, प्रतिवादी ने जो जवाब दिया उसको आप एज इट इज लिख देते हैं, जबकि यहां पर वर्ड यूज किया है संक्षिप्त कथन। मतलब क्या कि उस वादपत्र को आपको एज इट इज नहीं लिखना है, बल्कि उसको आपको संक्षिप्त रूप में लिखते हुए आगे बढ़ना है। और यही वजह है कि जब आप लोग इंग्लिश का पेपर देते हो ना, तो वहां पर प्रेसिस राइटिंग आपसे पूछा जाता है। और प्रेसिस राइटिंग के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वह भी एक आर्ट है और वो बहुत जरूरी है प्रेसिस राइटिंग। क्योंकि जब आप जज बनोगे तो कई चीजें आपको प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें उसमें लिखी मिल सकती है। हो सकता है कि 100 पेज में लिख दिया गया हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपसे इंग्लिश के पेपर में प्रेसिस राइटिंग को रखा गया है। तो ठीक उसी तरीके से प्रेसिस राइटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप किसी भी चीज को समराइज कर पाओ आसानी से। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे जजमेंट राइटिंग पूछा जाता है तो वादी ने वादपत्र में और प्रतिवादी ने रिटन स्टेटमेंट में जो दिया उसका आप संक्षिप्त कथन करें। राइट, उसका जो इसेंस है वादपत्र का या प्रतिवादी के रिटन स्टेटमेंट का जो इसेंस है वो इसेंस नहीं छोड़ना, लेकिन आपको उस संदर्भ में जो भी कथन वादी ने किया या प्रतिवादी ने किया उन कथनों को आपको अलग अलग कंडिकाओं में, अलग अलग पैराओं में आपको संक्षिप्त कथन करना है। तो ये किसी भी निर्णय का फर्स्ट पार्ट है कि आप उस मामले का संक्षिप्त कथन करें। जब आप सेकेंड पार्ट पे आएंगे तो सेकेंड पार्ट आप देखोगे, चूंकि ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 2 कहता है अवधार्य प्रश्न एवं विनिश्चय। मतलब क्या? अवधार्य का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में ऐसा प्रश्न जिसका कि निर्धारण होना है। तो अवधार्य का मतलब होता है एक ऐसा प्रश्न जिसका कि निर्धारण किया जाना है, और विनिश्चय का मतलब होता है कि उस प्रश्न पर न्यायालय ने क्या विनिश्चय किया। जैसे कई बार होता है ना कि अगर कोई वादी प्रतिवादी पर सूट फाइल कर दिया संविदा के विशिष्ट पालन के लिए, तो इस संदर्भ में वादी के वादपत्र में दावा है कि संविदा का विशिष्ट पालन कराया जाए, जबकि प्रतिवादी का कहना है कि हमारे और वादी के बीच में ऐसी कोई संविदा बनी ही नहीं थी। तो न्यायालय क्या करेगा? सबसे पहले इशू बनाती है और उस इशू पर न्यायालय निर्धारित करती है, जैसे क्या वादी और प्रतिवादी के बीच ऐसी कोई संविदा विद्यमान थी अथवा नहीं थी। तो यहां अवधार्य प्रश्न का मतलब है कि सिविल मामलों में चूंकि न्यायालय के द्वारा एक इशू तैयार की जाती है, तो उसी इशू को कोर्ट बना करके, और न केवल बनाना बल्कि उस पर विनिश्चय करना कि हां न्यायालय का क्या मत है। तो अवधार्य प्रश्न का मतलब यहां इशू से है, और इशू कब बनती है? जब वादी ने वादपत्र और प्रतिवादी ने रिटन स्टेटमेंट दाखिल कर दिया, तो कोर्ट देखती है कि दोनों पक्षों के बीच किस किस पॉइंट को लेकर के विवाद है, जिसको विवाद्यक के नाम से भी जाना जाता है। और जिन जिन बिंदुओं पर विवाद रहा है, मान लो कि अगर किसी मामले में 3 विवाद्यक हैं, तो उस तीनों विवाद्यक पर न्यायालय का विनिश्चय क्या है, उस विनिश्चय को न्यायालय लिखती है। जी, ये सारी चीजें जजमेंट राइटिंग में कोर्ट करती हैं। मान लो कि विनिश्चय है कि हां संविदा अस्तित्व में थी, विनिश्चय है कि संविदा अस्तित्व में नहीं थी वगैरह। तो इस विनिश्चय को यहां पर कोर्ट क्या करती है? अपना फाइंडिंग यहां पर देती है। तीसरी चीज अगर देखा जाए तो विनिश्चय के कारण, ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट ने जो अपनी फाइंडिंग दी है अपने जजमेंट राइटिंग में, किसी इशू को अगर निर्धारित किया है, तो उस इशू का निर्धारण किन आधारों पर हुआ। तो यहां पर आप क्या देखते हैं? विनिश्चय के कारण में एक्चुअल में उन आधारों को लिखा जाना जिस पर कि न्यायालय ने उस इशू को निर्धारित किया है। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखना,
जब आप विनिश्चय के कारण की बात करते हो ना, तो यहां पर एक्चुअल में कई चीजों को आपको देखना होता है। एक कि यहीं पर मेन काम है साक्ष्य के मूल्यांकन का, साक्ष्य के मूल्यांकन का, और साक्ष्य का मूल्यांकन करने से पहले उस साक्ष्य का क्रम बंधन किया जाता है, मतलब एक तरीके से एक एक क्रम में किया जाना। तो अगर विनिश्चय के कारण में आप देखोगे ना, और साक्ष्य के मूल्यांकन की अगर आप बात करेंगे, तो साक्षियों के साक्ष्य का निर्धारण करने में तीन चीजें आपको बेसिक चीजें जाननी आवश्यक है। एक कि वह साक्षी क्या पूर्णतः विश्वसनीय है। ध्यान देना, अगर जब भी आप किसी साक्ष्य का मूल्यांकन करते हैं तो वहां पर आपको देखना क्या है कि क्या वह साक्षी जो साक्ष्य दे रहा है, तो उस साक्षी के संदर्भ में तीन चीजें हैं कि वह साक्षी क्या पूर्णतः विश्वसनीय है, जिस पर कि आप विश्वास कर सकते हो, पूर्णतः विश्वसनीय है। दूसरा है कि क्या वह साक्षी पूर्णतः अविश्वसनीय है। तो सेकेंड चीज में आप क्या देखते हैं कि क्या वह साक्षी पूर्णतः अविश्वसनीय है, पूर्णतः अविश्वसनीय है। और तीसरा अगर आप देखोगे तो न तो पूर्णतः विश्वसनीय है और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय है। तो यहां पर जो तीसरी चीज है, न तो पूर्णतः विश्वसनीय है, न तो पूर्णतः विश्वसनीय है, न तो पूर्णतः विश्वसनीय है और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय है, और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय है। अब ध्यान देना इस बात पे, जब आप कहते हो कि किसी भी साक्षी के संदर्भ में हम देखते हैं, किसी भी साक्षी के साक्ष्य का जब मूल्यांकन करते हैं या उसके साक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो तीन चीजें, एक क्या वह पूर्णतः विश्वसनीय है, दूसरा क्या वह पूर्णतः अविश्वसनीय है, और तीसरा अगर देखा जाए तो न तो वह पूर्णतः विश्वसनीय है और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय है। यहां ध्यान देना, जहां पर न्यायालय किसी साक्षी के साक्ष्य को देखता है और न्यायालय को विश्वास होता है कि हां, जो साक्षी ने साक्ष्य दिया वह पूर्ण रूप से विश्वास के योग्य है, अगर पूर्ण रूप से विश्वास के योग्य है तो इसका मतलब है कि वह साक्षी कहीं ना कहीं पूर्णतः विश्वसनीय है। और जब न्यायालय को जो साक्ष्य दिया जाता है किसी साक्षी के द्वारा, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास हो तो निष्कर्ष निकालना उसके लिए संभव है और वह निष्कर्ष आसानी से निकाल सकता है। इसी तरीके से साक्षी ने अगर कोई साक्ष्य दिया और वह पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है, मतलब जिसमें कि न्यायालय कोई विश्वास नहीं कर सकता, तो ऐसे सिचुएशन में न्यायालय के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहां भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहां अगर देखा जाए तो इन दोनों ही परिस्थितियों में न्यायालय के लिए आसान हो जाता है निष्कर्ष तक पहुंचना। लेकिन अगर आप तीसरी जो कैटेगरी है यहां अगर आप देखें, न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय, मतलब क्या कि अगर साक्षी ने साक्ष्य दिया, कोई साक्षी आया न्यायालय में साक्ष्य दिया, और ऐसे सिचुएशन में न्यायालय को न तो पूर्ण रूप से उसके द्वारा किए गए कथन पर विश्वास होता है और न ही पूर्ण रूप से अविश्वास होता है। अगर देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में न्यायालय कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति में होती है। तो इस दुविधा की स्थिति होने पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कोर्ट करती क्या है कि जहां भी दुविधा की स्थिति हो तो न्यायालय यहां पर अन्य साक्ष्य या फिर सावधानी का नियम, यहां एक्चुअल में रूल ऑफ कॉशन भी लागू होता है। तो यहां पर दुविधा की स्थिति में अगर देखा जाए तो क्या है, यहां पर सावधानी का नियम एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय यहां डिसाइड करती है। तो एक तो सावधानी, मतलब कोर्ट को यहां पर सावधान रहना है, और दूसरी चीज कि यहां पर बाकी अगर कोई अन्य साक्ष्य हैं तो उन अन्य साक्ष्यों पर विचार किया जाना है, अन्य साक्ष्यों पर विचार करना है, अन्य साक्ष्यों पर विचार करना है। तो इस संदर्भ में आप देख क्या रहे हैं कि जब भी किसी भी एविडेंस का एप्रिसिएशन होता है या उसका मूल्यांकन होता है, तो आप देखोगे अप्रेजल में
कि कहीं ना कहीं 3 कैटेगरीज है जहां पर न्यायालय को कोई साक्षी पूर्ण रूप से विश्वसनीय है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है तो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर कोई साक्षी न तो पूर्ण रूप से विश्वसनीय है और न ही पूर्ण रूप से अविश्वसनीय है, तो ऐसे सिचुएशन में एक दुविधा की स्थिति होती है और उस संदर्भ में न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह थोड़ी सा सावधानी के नियम को फॉलो करे और सावधान रहते हुए उस मामले के निष्कर्ष तक पहुंचे और उस संदर्भ में अन्य साक्ष्यों पर भी वह विचार करे। राइट। अब अन्य साक्ष्य में हो सकता है कि बाकी दस्तावेजी साक्ष्य भी मौजूद हो, तो दस्तावेजी साक्ष्य पर वह विचार करेगा। तो अगर देखा जाए तो विनिश्चय के कारण आपको अपने जजमेंट राइटिंग में लिखना ही होता है और जजमेंट राइटिंग में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विनिश्चय का कारण, क्योंकि ये तो है कि मामले का आप संक्षिप्त कथन करेंगे, अवधार्य प्रश्न एवं विनिश्चय, लेकिन आपका जो मार्क्स आता है ना, हमेशा ध्यान में देना, हमेशा ही मार्क्स आपको आता है आपके विनिश्चय पर और विवादित अवधार्य प्रश्न एवं विनिश्चय पे। तो मामले के संक्षिप्त कथन एक पार्ट जरूर है, लेकिन अगर केवल संक्षिप्त कथन कर दोगे और विनिश्चय सही से नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से जजमेंट राइटिंग के बारे में कहा जाता है कि यह एक टेक्निक है, एक आर्ट है, जो धीरे धीरे जितना ज्यादा आप करोगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो यहां पर सबसे मेन चीज कि इशू को निर्धारित करना, क्योंकि अगर इशू बनाने में आपने थोड़ी भी गलती कर दी, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप जजमेंट राइटिंग करते हैं और अगर आपने इशू ही गलत फ्रेम कर दिया तो ऑब्वियसली निर्णय भी गलत होगा ना, और अगर इशू आपने सही बनाया तो निर्णय भी सही होगा। तो जजमेंट राइटिंग में आपको ध्यान देना है इशू को बनाए जाने में, और इसी वजह से कहा जाता है कि यह एक आर्ट है, एक कला है। तो इशू आप सही बनाएं, इशू प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के आधार पर बनाने हैं, इशू आप सही बनाएं और उसके बाद उस इशू का निर्धारण करें। और जब आप उस इशू को निर्धारित करते हैं तो किन आधारों पर आपने उस इशू को निर्धारित किया, तो उन कारणों के बारे में भी आपको बताना है। और अप्रेजल पे मार्क्स हमेशा ही अच्छा होता है। कई बार आप लोगों से को देखा जाता है कि जजमेंट राइटिंग जब आप करते हैं तो जजमेंट राइटिंग के करने के क्रम में कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स लाता है और कुछ स्टूडेंट्स तुलनात्मक दृष्टि से कम मार्क्स लाता है। उसका एकमात्र कारण है कि ये दो चीजें, ये एक इशू का फ्रेमिंग करना और तीसरा कि उस इशू को आपने निर्धारित किया तो किन आधारों पर निर्धारित किया, आपने एविडेंस का मूल्यांकन किस प्रकार से किया। अगर ये दो चीजें आपकी बहुत अच्छी है तो नो डाउट आप भी जजमेंट राइटिंग में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और हमेशा ध्यान में रखना, साक्ष्य का मूल्यांकन जितना अच्छा आप करोगे उतने ही मार्क्स अधिक आने की संभावना बनी रहती है। तो आज मैंने डिस्कस किया जजमेंट राइटिंग के बारे में, और जजमेंट राइटिंग को लेकर के और भी चीजें हो सकता है कि आगे नेक्स्ट वीडियो में कभी हम डिस्कस करेंगे किसी फैक्ट पर, जिसमें कि मैं कुछ फैक्ट आपको दूं और उसी फैक्ट पर प्लेंट रिटन स्टेटमेंट में जो फैक्ट है और उसी आधार पर निर्णय किस प्रकार से दिया जाना है, तो उस संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावे हम आपको यह भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जजमेंट राइटिंग का जो फॉर्मेट है, किस प्रकार से उसका फॉर्मेट होना चाहिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। उस सारी चीज़ों को बताने के लिए या उस सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जजमेंट राइटिंग को लेकर के कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार से करें, कुछ समझ में नहीं आता है। राइट। तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। ये उस स्टूडेंट तक भी पहुंचे जो स्टूडेंट कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं जजमेंट राइटिंग को लेकर के। बाकी आप सब को धन्यवाद और देखने के लिए एवं साथ के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।